सुरेश राणा और उनका बेटा, ये दो लोग अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। रात के 8 बजे की बात है। दरवाज़ा खुला हुआ था। अचानक दनदनाते हुए दो लोग घर के अंदर चले आए और घर के अंदर आने के बाद उन्होंने पूछा, काका राणा किसका नाम है? इन दो में से एक आदमी ने अपने चेहरे पर नकाब बांध रखा था, ओढ़ रखा था, और दूसरे आदमी का चेहरा खुला था। लेकिन न तो ये शूटर काका राणा को पहचानते थे और न काका राणा या घर के लोग इन शूटरों को जानते थे। काका राणा बेसिकली सुरेश राणा का ही उपनाम था, एलियस जिसे कहते हैं। तो जैसे ही शूटर्स अंदर आए और उन्होंने पूछा काका राणा किसका नाम है, तो ऑब्वियसली जिसका नाम होगा वो रिएक्ट करेगा। उसने कहा कि हाँ भाई बताओ। तो जैसे ही सुरेश राणा ने ये बात कही, उन शूटर्स ने बिल्कुल करीब से घर के अंदर काका राणा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उनको एक एक कर कई गोलियां लगी। उनका बेटा, जिसकी उम्र तकरीबन 14-15 साल की है, वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया और अपनी आंखों के सामने अपने पिता को उसने गोलियों से छलनी होते हुए देखा। वो दौड़कर मेन डोर को बंद करने गया ताकि इन शूटर्स को वो ट्रैप कर सके, पकड़ सके। कोशिश उस बच्चे ने की, लेकिन शूटर तो शूटर ठहरे, क्रिमिनल हैं और पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने इस लड़के को खींचकर दूसरी तरफ कर दिया और दरवाज़ा खोलकर अपना काम कर ये बाहर निकल गए। तब तक जो इनकी धर्मपत्नी है सुरेश राणा उर्फ काका राणा की, वो भी गोलियों की आवाज़ और शोर सुनकर, चीखें सुनकर अंदर के कमरे से बाहर आई और बाहर उन्होंने देखा कि उनके पति को गोली लगी हुई है, वो छटपटा रहे हैं। किसी ने सुरेश राणा को अटेंड किया और घर के एक दो लोग उन कातिलों के पीछे घर से बाहर दौड़े। तकरीबन 200 किलोमीटर तक घर वालों ने पैदल ही कातिलों का पीछा किया और कातिल भी पैदल तकरीबन 200 किलोमीटर तक भाग कर गए और उसके बाद आगे गलियों में वो गायब हो गए। अब जो लोग सुरेश राणा का ख्याल रख रहे थे, गोली लगी हुई थी, उन लोगों ने और बाकी घर के लोग जो बाहर कातिलों का पीछा करने के लिए भी गए थे, जैसे सुरेश राणा की पत्नी हो और बेटा हो, इनमें से कोई एक गया था, ये सारे लोगों ने मिलकर सुरेश राणा को उठाया, उनको एक गाड़ी में बिठाया और लेकर गए अस्पताल। अस्पताल तकरीबन 12 किलोमीटर दूर था। गोलियां लगी थी, सिर में भी गोली लगी थी। बीच रास्ते में सुरेश राणा ने अपने बेटे से ये भी कहा, छोटे बेटे से, कि बेटा पानी पिला दो, बट अनफॉर्चुनेटली गाड़ी में पानी तक नहीं था। बेटा अपने पिता को पानी भी नहीं पिला पाया मौत से पहले। सुरेश राणा हॉस्पिटल पहुंचे, ले जाए गए, लेकिन अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई, जान नहीं बची। और इस तरह से सहारनपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर सुरेश राणा का 2 जनवरी 2025 को घर में घुसकर कुछ शूटर्स ने कत्ल कर दिया। बहुत संगीन और बहुत ही बड़ा मामला था। पुलिस को जब इसकी खबर मिली, पुलिस मौका वारदात पर पहुंची, हॉस्पिटल भी गई, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम करवाया। मौका वारदात पर पहुंचने के बाद पुलिस ने घर वालों से बातचीत की, पूरे सीक्वेंस को समझा। ये वही सीक्वेंस था जो मैंने अभी आपको सुनाया, बताया। और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन करने का फैसला किया, लेकिन न तो घर के ड्राइंग रूम में, न तो उस मोहल्ले की गली में, और न ही आगे दूर सड़क तक कहीं पर भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। तो ऐसे में ये जो शूटर्स थे, उनकी कोई भी तस्वीर किसी भी सीसीटीवी कैमरे में, कम से कम उस टेरिटरी में जिस जगह ये हत्या हुई, उस जगह कम से कम किसी भी कैमरे में उनकी तस्वीरें कैद नहीं हुई। लेकिन पुलिस को जांच तो करनी थी, तो पुलिस ने उसके आगे, जहाँ तक मान लीजिए पूरी गली है या जो मोहल्ला है, उसके बाहर का भी एरिया है, वहाँ से भी शूटर्स को भागना है, तो पुलिस ने बाहर के इलाकों में फिर सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग शुरू की। और इस तरह से स्कैनिंग करने के बाद पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज नज़र आए, और उन सीसीटीवी फुटेज में भी जो है पुलिस ने कुछ बदमाशों को भागते हुए देखा। शायद उनकी गाड़ी कुछ और आगे खड़ी हो, पार्क हो, उस गाड़ी तक जाने के लिए ये लोग दौड़ रहे थे। तो दौड़ती हुई कुछ तस्वीरें इनके दौड़ते हुए मोहल्ले से बाहर के कुछ सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए थे। तो सहारनपुर पुलिस ने उन तस्वीरों को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद बहुत बारीकी से उन शूटर्स की पहचान करने की कोशिश की। अब पुलिस जब इनकी पहचान करने की कोशिश कर रही थी, तो पुलिस अपने तौर पर तो इनको पहचानने की कोशिश कर ही रही थी। जो पुराने क्रिमिनल हैं और जो इस तरह का सुपारी किलिंग करते हैं, पैसे लेकर किसी की जान ले लेते हैं, पुलिस ने वैसे पुराने शातिर बदमाशों से भी बातचीत की और सीसीटीवी कैमरे में कैद इन शूटर्स की तस्वीरें उनको भी दिखाई। और पुलिस की इस मेहनत का नतीजा ये हुआ कि 1-2 शूटर जो है उनकी पहचान हो गई। और ये जो शूटर थे, इनकी जो पहचान हुई,
इनकी पहचान हुई। एक का नाम सीपी था, पुलिस को पता चला। एक शूटर था जिसका नाम था गट्टू, और इसके अलावा और 2 शूटर थे, सोमवीर और विकास। इनको भी पुलिस वालों ने पहचान लिया। अब पुलिस ने इनकी तलाश शुरू की, लेकिन जब तलाश शुरू की तो जाहिर है इतनी भयानक वारदात इन्होंने की है तो ये कहीं रुकेंगे तो नहीं, भाग रहे थे लगातार। लेकिन तकरीबन 4 से 5 दिनों के बाद पुलिस को एक शूटर तक पहुंचने में कामयाबी मिल गई। इस लड़के का नाम था विकास। विकास को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब पुलिस को ये उम्मीद बन गई कि इस मामले का जल्द ही खुलासा हो जाएगा और बाकी के जो भी लोग हैं वो भी गिरफ्तार होंगे, मास्टरमाइंड को भी पकड़ लेंगे। ये पुलिस को उम्मीद बंधी, और जो बहुत लाजमी सी बात है। विकास से जब पूछताछ हुई तो विकास ने, चूंकि वो इस साजिश में शामिल था तो उसे पूरी साजिश का पता था, उसने पूरी कहानी पुलिस को खुलकर बता दी। विकास ने यह बताया कि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन इस शूटआउट को अंजाम देने के लिए हम 4 लोग गए थे, सीपी, गट्टू, सोमवीर और मैं। तो सोमवीर और मैं, हम दोनों बाहर खड़े थे बेसिकली गार्ड के लिए या पहरा देने के लिए कि कोई और आदमी वहाँ ना पहुँचे, ये शूटआउट का जो काम उनको करना है वो किसी वजह से फेल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो वो पकड़े जाए। तो इसलिए वो बाहर जो है गार्ड के तौर पर विकास और सोमवीर वो दोनों खड़े थे, और अंदर सीपी और गट्टू अंदर गए थे, और इन्हीं दोनों ने मिलकर जो है फायरिंग की थी और सुरेश राणा की इन्होंने जान ली। ये तो बात समझ में आ गई कि ये 4 शूटर्स थे और 4 में से 1 को पुलिस ने पकड़ लिया, 3 अभी फरार थे। और ये भी पता चल गया कि इन चारों ने सुपारी लेकर किसी के इशारे पर यह कत्ल किया था। लेकिन कत्ल किसने किया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था जिसका जवाब विकास को देना था, क्योंकि विकास अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। विकास के पकड़े जाने से पहले इस मामले में एक ट्विस्ट आया, या इस मामले की तफ्तीश को एक दिशा मिली। दिशा क्या थी? दिशा ये थी कि ये जो सुरेश राणा है, इनका अपने साले के साथ ज़मीन जायदाद को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था। सुरेश राणा खुद प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो प्रॉपर्टी से लगाव भी होगा, आप समझ सकते हैं। उसका अपने ही साले के साथ विवाद चला रहा था, और यह विवाद कुछ इतना ज़्यादा था कि जब जनवरी 2025 को सुरेश राणा की हत्या हुई, उससे तकरीबन 1 साल पहले सुरेश राणा ने अपने साले के साथ विवाद के चलते वो इतना परेशान हो गया था कि उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और अपनी ज़िंदगी फंदा लगाकर ख़त्म करने की कोशिश की थी। तब घर वालों ने जब ये रियलाइज़ किया कि सुरेश राणा कमरे के अंदर बंद हो चुका है, उसने फंदा लगा लिया है, तो घर वालों ने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया था। ये 1 साल पुरानी बात है, मतलब साल 2024 की बात है ये। तो उस समय पुलिस की टीम ने भी कमाल का काम किया। 2 पुलिस वाले जो पास ही ड्यूटी पर तैनात थे वो फुर्ती से इनके घर आए और उन पुलिस वालों ने दरवाज़ा तोड़ दिया। हालांकि मैं एक सीरियस घटनाक्रम आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुझे याद आ गया वो सीआईडी का वो शॉट जो अक्सर सीआईडी सीरियल में आता था कि दया दरवाज़ा तोड़ दो। तो पुलिस वालों ने कुछ उसी तरह से दरवाज़ा तोड़ा, कंधे से और पैरों से चोट मारकर, धक्के मारकर, और सुरेश राणा को फंदे से नीचे उतारा। जान बाकी थी, अस्पताल ले जाया गया और ज़िंदगी बच गई। इस तरह एक ज़िंदगी बची सुरेश राणा की। लेकिन इससे यह भी पता चला, यह भी साबित हो गया कि साले के साथ बहुत तेज़, बहुत तीखा विवाद सुरेश राणा का था, जिसकी वजह से यह घटना हुई। और जब सुरेश राणा की इस बार हत्या हो गई तो जाहिर है घर के सारे लोगों को यही लगा कि यह हत्या जो है ज़रूर सुरेश राणा के साले ने ही करवाई होगी। यहाँ तक कि सुरेश राणा की पत्नी जो साले की बहन है, सगी बहन, उसे भी ये लगा कि मेरे भाइयों ने मेरे पति की हत्या कर दी, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। उन्होंने पुलिस से ये शिकायत भी की, शक भी जताया। लेकिन पुलिस अभी इस फैक्ट को वेरीफाई करती, तब तक पुलिस अलग एंगल पर, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ साले का नाम लिया तो ऐसा तो है नहीं कि जाके साले को ही पकड़ लेगी। तमाम एंगल को पुलिस एक्सप्लोर करती है। तो तमाम एंगल को एक्सप्लोर करते हुए पुलिस को एक शूटर मिल गया, विकास। और जब विकास मिल गया तो पूरे शूटआउट की कहानी पुलिस के लिए क्लियर हो गई। अब पुलिस को ये पता करना था कि ये सुपारी दी किसने। तो जब विकास से पूछताछ हुई तो पता चला कि सुपारी दी है प्रमोद उर्फ रामकरण नाम के एक आदमी ने। ये प्रमोद उर्फ रामकरण भी जो है एक प्रॉपर्टी डीलर था, और बहुत शॉकिंगली, बहुत हैरानी भरे तरीके से आपको बताऊं कि ये सुरेश राणा के बचपन का दोस्त था। दोनों एक ही गांव के हैं, साथ साथ ये खेल कूद कर बड़े हुए और दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। सुरेश राणा उम्र में प्रमोद उर्फ रामकरण से कुछ साल बड़ा है, तो प्रमोद जो है वो सुरेश राणा को भैया भैया कहा करता था, और सुरेश भी उसे छोटे भाइयों की तरह प्यार किया करता था। लेकिन अगर इतना ही प्यार था
तो प्रमोद उर्फ रामकरण ने सुरेश राणा के कत्ल की सुपारी क्यों दी और इस वक्त वो कहाँ था, पुलिस को अब ये पता लगाना था। तो जब पुलिस ने जांच पड़ताल की, शूटर से पूछताछ की, तो ये पता चला कि प्रमोद उर्फ रामकरण शूटआउट से पहले ही भारत से बाहर जा चुका है और वो इस वक्त मलेशिया में है। तो ये पुलिस के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि मलेशिया में होना मतलब सरहद पार होना, वहाँ से पकड़कर प्रत्यर्पण करके उसको लाना, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग बात थी। लेकिन मास्टरमाइंड के तौर पर प्रमोद का ही नाम सामने आया। इस बीच जब छानबीन और आगे बढ़ी तो पुलिस को सोमवीर नाम का जो एक और शूटर था, जो बेसिकली विकास के साथ घर के बाहर खड़ा था, उसके बारे में जानकारी मिली कि सोमवीर जो है वो भी शूटआउट के फौरन बाद मलेशिया फरार हो चुका है और इस वक्त प्रमोद के साथ ही मलेशिया में है। ये बात भी सहारनपुर पुलिस को पता चली। जो 2 शूटर घर के अंदर दाखिल हुए थे, सीपी और गट्टू, वो लगातार भाग रहे थे अलग अलग जगहों पर। उनकी लोकेशन कभी मिलती, कभी नहीं मिलती, कभी कोई फ़ोन यूज़ करते, कभी ऑफ कर देते। पुलिस वाले काफ़ी परेशान रहे और पुलिस वालों ने ये जो 2 शूटर हैं, सीपी और गट्टू, इनकी तलाश में 5 राज्यों का चप्पा चप्पा छान मारा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर और बिहार, क्योंकि इन जगहों पर सीपी नाम के शूटर की लोकेशन पुलिस को अलग अलग वक्त पर मिल रही थी। लेकिन ये सीपी जो है वो सिर्फ शूटर ही नहीं है, ये टेक्निकली बहुत साउंड है। तो ये अक्सर लोगों से मोबाइल फ़ोन मांग कर, जब उसको ज़रूरत पड़ती थी, वो किसी को फ़ोन कर लिया करता था। अब किसी से रैंडमली रास्ते में अगर कोई फ़ोन मांग कर किसी को फ़ोन करे तो पुलिस उसे लोकेट करे भी तो कैसे करे। इसलिए पुलिस जो है लगातार सीपी को ढूंढ रही थी, लेकिन उसका सुराग तो मिलता था, लेकिन उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। और इन 5 राज्यों में लगातार पुलिस भटकती रही। कई बार कुछ इंटरनेशनल कॉल्स जो है वो सीपी किया करता था, यानी भारत में रहकर ही स्पूफिंग के ज़रिए, एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके ज़रिए ये इंटरनेशनल नंबर्स से अलग अलग लोगों को ज़रूरत के वक्त पर फ़ोन करता था। रैंडमली लोगों का ब्रॉडबैंड या वाईफाई मांग लिया करता था और फिर उससे लोगों को इंटरनेट कॉल किया करता था, जिससे भी इसकी ज़रूरत कभी पड़ती थी। तो पुलिस को ये तो पता चलता था कि सीपी का फ़ोन आया, सीपी ने उसको फ़ोन किया, ये बात की, लेकिन सीपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था और पुलिस लगातार इसका पीछा कर रही थी, पीछा लगातार करती ही जा रही थी। सहारनपुर के जो एडिशनल एसपी हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि इन शूटर्स को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 से 6 महीने में तकरीबन 2 लाख किलोमीटर का सफ़र किया। ये अपने आप में एक बहुत शॉकिंग और बहुत हैरानी भरी बात है। मैं अभी इस बात को पूरी तरह से वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि सहारनपुर पुलिस के अधिकारियों से मैं ये पूछूं कि 2 लाख किलोमीटर का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, क्योंकि 2 लाख किलोमीटर मतलब अगर 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से भी हम देखें तो 20 लाख रुपए का तो ईंधन जल गया या गाड़ियों में ही खर्च हो गया। और इसके अलावा खाना पीना, रुकना ठहरना, पुलिस ने कितने लाख रुपए इस मामले की तफ्तीश में खर्च किए, ये मेरे लिए अब एक जिज्ञासा का विषय है और मैं इसके बारे में थोड़ा और पता करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा भी। तो मीनवाइल इन शूटरों के बारे में पुलिस पता कर रही थी और पुलिस अलग अलग राज्यों में घूम रही थी, भटक रही थी। और विकास को तो पुलिस ने पकड़ लिया था। कल यानी सोमवार के दिन पुलिस को सीपी नाम के उस शूटर के बारे में जानकारी मिली जो टेक्निकली बहुत साउंड है और जो शूटर लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था, जिसके लिए पुलिस का दावा है कि पुलिस ने 2 लाख किलोमीटर खाक छानी है। तो इस सीपी के बारे में पुलिस को जानकारी मिली और सहारनपुर में ही पुलिस ने इसको घेरने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि उत्तर प्रदेश में होता है, आप जानते हैं, घिर जाने पर सीपी ने पुलिस पर गोली चलाई, पुलिस ने पलटवार किया और उत्तर प्रदेश पुलिस का निशाना जो है वो मतलब चाचा चौधरी के निशाने की तरह होता है। वो सीपी के टांग में गोली लगी और सीपी को पुलिस ने पैरों में गोली मारकर अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। इस तरह इस मामले का दूसरा शूटर विकास के बाद सीपी वो गिरफ्तार हो गया। ये अपने आप में पुलिस की एक बड़ी कामयाबी थी। अब मास्टरमाइंड तक पहुंचना पुलिस को बाकी था। वो काम ठीक 1 दिन बाद इत्तेफाक से हो गया और वो काम ऐसे हुआ कि ये प्रमोद उर्फ रामकरण और उसके साथ सोमवीर, इनके बारे में पुलिस को जानकारी मिली और ठीक जिस तरह से सोमवार को एक एनकाउंटर हुआ था, उसी तरह से सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को एक और एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर में प्रमोद उर्फ रामकरण जो मास्टरमाइंड है, जो सुरेश राणा के बचपन का दोस्त है और जिस पर सुरेश राणा के कत्ल की साजिश रचने का इल्ज़ाम है, उसके भी टांग में गोली लगी और उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये वो आदमी है जो मलेशिया में अब तक छिपा हुआ था, लेकिन शायद कुछ समय पहले वो भारत आया हो और पुलिस को उसके बारे में जानकारी मिली हो। पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भाग रहा था। गन बैटल हुआ, गोलियां दोनों तरफ से चली और प्रमोद उर्फ रामकरण के पैर में गोली लगी। उसके साथ सोमवीर था, उसे भी जो है पुलिस ने प्रमोद उर्फ रामकरण के साथ पकड़ा है, गिरफ्तार कर लिया है। और इस तरह से इस मामले के 3
बल्कि 4 लोग अब तक पकड़े गए हैं। एक शूटर गट्टू वो अब तक फरार है। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है और इनके पकड़े जाने की बात है। अब सवाल ये है कि प्रमोद उर्फ रामकरण ने ये साजिश क्यों रची? शूटर ने इसका नाम तो ले लिया, अब ये गिरफ्तार भी हो गया, लेकिन ये रची क्यों? तो इसके पीछे भी प्रॉपर्टी की ही कहानी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रमोद उर्फ रामकरण और सुरेश राणा की बचपन से दोस्ती थी, साथ में खेल कूद कर बड़े हुए, फिर प्रॉपर्टी का काम भी साथ में कर रहे थे। कुछ साल पहले प्रमोद के परिवार में जो पुश्तैनी ज़मीन है उसका बंटवारा हो रहा था। अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग टुकड़ों में घर वाले जो है वो ज़मीन लोगों को बेच रहे थे या बेचने की तैयारी कर रहे थे। तो जब सुरेश राणा को इसके बारे में जानकारी मिली, जो कि प्रमोद को छोटे भाई की तरह ट्रीट करता था, उसने प्रमोद से कहा कि तुम अपने घर वालों से बात करो, जो भी पैसे बनते हैं हम दे देते हैं, और वो ज़मीन जो है अलग अलग लोगों को बेचने से बढ़िया है कि तुम्हारे नाम ही करा दी जाए। तो प्रमोद को लगा भाई इससे बढ़िया ऑफर या अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है, मेरे नाम पर ही ज़मीन हो जाएगी, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। तो सुरेश राणा का ये प्रस्ताव उसने अपने घर के बाकी रिश्तेदारों को दिया, वो तैयार हो गए और जो भी ज़मीन बिकनी थी वो ज़मीन जो है प्रमोद उर्फ रामकरण के नाम हो गई और सुरेश राणा ने उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जब पैसा इन्वेस्ट करने के बाद इस पैसे से लाभ कमाने का वक्त आया और सुरेश राणा ने प्रमोद उर्फ रामकरण से वो ज़मीन वापस मांगी, तो कथित तौर पर प्रमोद उर्फ रामकरण इसके लिए तैयार नहीं हुआ और यहाँ पर प्रमोद के साथ सुरेश राणा के डिस्प्यूट की शुरुआत हुई। यह डिस्प्यूट तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए का था, जिसको लेकर दोनों ऐसे लोग जो बचपन से खेले कूदे बड़े हुए दोस्त थे, दुश्मन बन गए। दुश्मन बनने के बाद रिश्ते बद से बदतर होते गए। एक मुकाम, एक पड़ाव ऐसा भी आया जब गुस्से में सुरेश राणा ने प्रमोद को एक झन्नाटेदार चांटा रसीद कर दिया, थप्पड़ मारा, और ये बात जो है वो प्रमोद को बहुत नागवार गुजरी। प्रमोद भी अब अच्छे खासे पैसे कमा चुका था, प्रॉपर्टी डीलर था, अब तो ज़मीन भी उसके नाम पर थी। तो उसको लगा मैं ये ज़मीन तो किसी कीमत पर वापस नहीं करूँगा और ऊपर से जो मुझे चांटा मारा है इसका मैं बदला लूँगा। इसके बाद प्रमोद के साथ सुरेश राणा की दुश्मनी जो है वो हर रोज़ बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि प्रमोद ने सुरेश राणा के कत्ल की प्लानिंग कर ली। 10 लाख रुपए की उसने सुपारी निकाली। सीपी, गुड्डू, सोमवीर और विकास को ये सुपारी की रकम दी गई और इसी रकम के आधार पर सुरेश के कत्ल की प्लानिंग की गई और 2 जनवरी 2025 को गोली मारकर सुरेश राणा का कत्ल कर दिया गया। फिलहाल उस घटना के तकरीबन 6 महीने बाद, अब हम जुलाई के महीने में हैं, जनवरी में वो घटना हुई थी, तो 6 महीने से ज़्यादा हो गए। तो अब पुलिस ने उस केस को सॉल्व कर लिया है। एक आरोपी गट्टू फिलहाल फरार है, बाकी के 3 अरेस्ट हो चुके हैं और जो मास्टरमाइंड है वो भी गिरफ्तार हो चुका है। तो इस तरह से पुलिस इस केस को सुलझा चुकी है और सारी साजिश का भी खुलासा हो चुका है। ये पूरी कहानी थी।